नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों से उठता है शक्ति और पराक्रम का एक नाम। उत्तरी भारत में गूंजा जिसका डंका, दक्षिण के राजाओं को जिसने झुकाया अपने आगे। मेन बात कर रहा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसी मुगल शासक के कारण चित्तौड़ की रानी पद्मावती ने जौहर किया था। आज हम इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के इतिहास को समझने वाले हैं। इतिहास की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर ए तुजुक का पद मिला। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी सौंप दी। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दिया। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते समय अपने दो सैनिकों मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हूद द्वारा करवा दी। इस प्रकार उसने अपने सगे चाचा, जो उसे अपने औलाद की भांति प्रेम करता था, उसके साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को संपन्न करवाया। राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह हुए, जिनमें 1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह का दमन नुसरत खां ने किया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकद खां द्वारा किया गया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर प्राणघातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खां ने किया, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसका दमन सरकार हमीद्दीन ने किया। इस प्रकार इन सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर अधिकार कर लगा दिया, जिससे उनके पास धन का अभाव हो गया। द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद एवं मुनहिन की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों के आपस में मेलजोल, सार्वजनिक समारोहों एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान द्वारा लाए गए ये चारों अध्यादेश पूर्णतः सफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर उनसे वार्षिक कर वसूला। 1291 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उल्लूक खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट कर्णदेव वाघेला और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ। राजा कर्ण ने पराजित होकर अपनी कर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ली। युद्ध में विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ और कैम्बे तक आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की। रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव अपनी योग्यता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हम्मीरदेव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं कैहब को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसलिए भी अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था। अतः जुलाई 1301 में
अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया। हम्मीर देव वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन ने रणमल और उसके साथियों का वध करवा दिया, जो हम्मीर देव से विश्वासघात करके उससे आ मिले थे। रणथंभौर युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हुई। हम्मीर रासों के अनुसार हम्मीर की रानी रंगदे के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया तथा राजकुमारी देवलदे ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। अब बारी आती है मेवाड़ की। मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए यह किला अलाउद्दीन की निगाह में चढ़ा हुआ था। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। रावल रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और खिज्र खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। इसी के साथ मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हुआ। कालांतर में दूसरी शाखा सिसोदिया वंश की थी, जिसके शासक राणा कहलाते थे। चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयत्न राजपूतों द्वारा जारी था। इसी बीच अलाउद्दीन ने खिज्र खां को वापस दिल्ली बुलाकर चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दी। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गुहिलौत राजवंश के हम्मीर देव ने मालदेव पर आक्रमण कर 1321 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आजाद करवा लिया। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार फिर पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हम्मीर देव को हराकर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उसने रणथंभौर के अपने प्रशासक उल्लू खान के नेतृत्व में सौंखगढ़ मथुरा सेना भेजी थी। अलाउद्दीन खिलजी की एक सैनिक टुकड़ी, जो किसी सैनिक अभियान के बाद गोवर्धन से गुजर रही थी, इस टुकड़ी ने गोवर्धन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। वर्टिकल बार तब महाराजा नाहर सिंह ने सैनिक टुकड़ी भेजकर सभी खिलजी सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था। इस घटना से क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने सौंखगढ़ पर हमला किया था। यह हमला सन 1304 ईस्वी के आसपास हुआ था। वर्टिकल बार उल्गू खान ने जब पहला हमला किया, तब युद्ध महागावा के समीप हुआ था। यहां पर भी अनंगपाल के वंशज कौंतेय जाटों का एक गढ़ था, जिसके अवशेष वर्तमान में भी मिलते हैं। वर्टिकल बार इस युद्ध में मोहम्मद तुगरिक नामक एक तुर्क गुलाम मारा गया था। जाटों ने खिलजी सेना को कुछ महीनों तक रोके रखा। अंतिम निर्णायक युद्ध सौंख के समीप हुआ, जिसमें उल्गू खान एक विशाल फौज लेकर आया। तब कौंतेय नाहर सिंह तोमर के आह्वान पर जाटों ने किले में बंद होकर दुर्बलता दिखाने के बजाय लड़ते हुए अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान देना उचित समझा। विशाल तुर्कों की फौज और जाटों में मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राजा नाहर सिंह और उनके मंत्री अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को पा गए थे। सौंख का सेनापति गेंदा सिंह भी युद्ध में अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रज के मंदिरों को नष्ट कर दिया। मालवा पर शासन करने वाला महल कदेव एवं उसका सेनापति हरनंद एक बहादुर योद्धा थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महलकदेव एवं उसका सेनापति हरनंद मारा गया। नवंबर 1305 में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि को जीतकर मालवा समेत दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। वहां के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, परंतु अंततः वह मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का शासक नियुक्त किया गया। जालौर के शासक कान्हड़ देव ने 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया, पर धीरे धीरे उसने अपने को पुनः स्वतंत्र करने की कोशिश की, जिसके चलते 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सुल्तान की सेना ने कान्हड़ देव को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जालौर पर अधिकार के साथ ही अलाउद्दीन की राजस्थान विजय का कठिन कार्य पूरा हुआ।
1311 ईस्वी तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर एवं असम ही ऐसे भाग बचे थे जिन पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन द्वारा 1296 में देवगिरी के विरुद्ध किए गए अभियान की सफलता पर वहां के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, पर रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव के हस्तक्षेप से वार्षिक कर का भुगतान रोक दिया गया। अतः नायब मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना को देवगिरी पर धावा बोलने के लिए भेजी गई। रास्ते भर लूटपाट करता हुआ काफूर देवगिरी पहुंचा और पहुंचते ही उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। काफूर अपार धन संपत्ति, ढेर सारे हाथी एवं राजा रामचंद्र देव के साथ वापस दिल्ली आया। रामचंद्र के सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होने पर सुल्तान ने उसके साथ उदारता का व्यवहार करते हुए राय रायान की उपाधि प्रदान की। उसे सुल्तान ने गुजरात की नवसारी जागीर एवं 1 लाख स्वर्ण टके देकर वापस भेज दिया। तेलंगाना में काकतीय वंश के राजा राज्य करते थे। तत्कालीन तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। नवंबर 1309 में मलिक काफूर तेलंगाना के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रामचंद्र देव ने काफूर की सहायता की। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि एवं वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अलाउद्दीन खिलजी का अपने अल्लाह के पास जाने का समय आ चुका था। जलोदर रोग से ग्रस्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किया और 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग हो गया था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।